डायमेंशनल एनालिसिस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हम कोई मेथड यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों को अखज़ करने के लिए या समझने के लिए। सो इज़ द नेम एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ डायमेंशन है, जिससे हमने डायमेंशनल बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल है या जो डायमेंशन है वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को represent करती हैं। सो डायमेंशन represents physical physical nature of the quantity। क्या मतलब है कि ये फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है किसी भी क्वांटिटी की। उसकी अगर आप एक मिसाल लें तो एग्जाम्पल उसकी हम लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे आप लेंथ मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो आप उस लेंथ को बहुत सारे यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यू कैन कैलकुलेट लेंथ इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, फीट, ईटीसी। मतलब ये कि आप जब लेंथ मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी की, तो उसको किसी भी तरह के यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। आप मीटर्स को यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स को यूज कर सकते हैं, फीट को यूज कर सकते हैं, या कोई भी और यूनिट्स जो आपको अ, अच्छे लगे। या फिर अगर आप मैस मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी की, तो आप उसको किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं रहता हूँ इस वक्त यूएस में, यहाँ पे जो मैथ्स के यूनिट्स ये ज्यादातर यूज करते हैं वो पाउंड्स हैं। ठीक है, तो आप पाउंड्स में भी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप डिफरेंट यूनिट यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज की लंबाई को फीट में मेजर करता हूँ, तो क्या उससे उस चीज के ऊपर जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब आप कोई भी यूनिट्स यूज करें, जो नेचर है क्वांटिटी की वो तब्दील नहीं होती। और यही चीज बयान करने के लिए हम डायमेंशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन हमें उस किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर के बारे में बताती है। उस चीज की जो नेचर होती है वो बताती है कि अगर किसी कोई क्वांटिटी है जिसकी नेचर जो है वो मैस है या फिर लेंथ है, तो मुख्तलिफ यूनिट्स में उस क्वांटिटी को मेजर करने से उसकी नेचर तब्दील नहीं हो जाती। ठीक है, इससे आप यूं भी देख सकते हैं कि आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हम आ, किसी चीज की लंबाई मेजर करते हैं, या चौड़ाई मेजर करते हैं, ऊंचाई मेजर करते हैं, या गहराई मेजर करते हैं। तो क्या ये सारी मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं जो हम मेजर कर रहे हैं। देखें तो हम लंबाई को अगर हम देखें तो गहराई भी उसी चीज को कहते हैं, चौड़ाई भी उसी चीज को कहते हैं, ऊंचाई भी उसी चीज को कहते हैं। तो असलन हम ये देखते हैं कि इन सारी क्वांटिटीज की जो नाम जिनके मुख्तलिफ हैं, जो नेचर है वो एक ही है। और वो नेचर ये है कि ये सारी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायमेंशंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो डायमेंशन जो होगी अब वो उस क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि विड्थ हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो इसका मतलब है कि विड्थ जो है उसकी अगर वही डायमेंशंस है, मैं भी डायमेंशंस पे आता हूँ कि इनको हम जाहिर कैसे करते हैं। तो इसका मतलब होगा कि लेंथ और विड्थ जो है वो असल में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो हमारे पास लंबाई है या लेंथ है। तो ये है वो चीज़ कि डायमेंशंस जो है वो क्वांटिटीज की नेचर के बारे में बताती है कि अगर दो क्वांटिटीज एक ही नेचर की हैं या मुख्तलिफ नेचर्स की हैं। अगर आपने दो क्वांटिटीज को
यूनिट्स में मैयर किया, मुख्तलिफ यूनिट्स में मैयर किया, जैसे मैंने लंबाई की मिसाल दी कि आप फीट में मैयर करते हैं या मीटर्स में, तो क्या उससे क्वांटिटीज की नेचर बदल जाती है? नहीं। तो उस नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि दीज क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। तो अब जब मैं ये कहता हूँ कि दे हैव द सेम डायमेंशंस, तो इसका मतलब है कि मैं किसी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगेन स्टैंडर्ड में हम तीन बेसिक क्वांटिटीज को लेते हैं जिनकी डायमेंशंस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और वो तीन जो मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस हैं फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज, फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज। तो तीन मैकेनिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम, और उनकी डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। तो जो मास की डायमेंशंस हैं, जो लेंथ की डायमेंशंस हैं, उनको हम जाहिर करते हैं, फर्ज करें कि लेंथ का सिंबल एल है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने एक्स के, सॉरी, अगर लेंथ का सिंबल एक्स है तो एक्स के अराउंड जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं ये बताती हैं कि अब मैं लेंथ की डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। इसी तरह जो मैस है उसका हम लेते हैं, अगर एम मैस को रिप्रेजेंट करती है तो जो एम की डायमेंशंस हैं वो कैपिटल एम लेते हैं। और फाइनली हमारे पास जो टाइम है, तो टाइम की जो सिंबल है वो टी है, तो इसकी डायमेंशंस जो हम लेते हैं वो कैपिटल टी लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एल टी, एल, एम और टी जो है, ये तीन बेसिक मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमने डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम, इसका मतलब है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी को इन तीन डायमेंशंस की सूरत में लिख सकते हैं। अच्छा, डायमेंशंस के मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं, चलो इधर एग्जांपल्स अगर मैं ले लेता हूँ कुछ, तो फर्ज करें हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास डिस्टेंस, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। चलें, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ही लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर इनकी डायमेंशंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ की डायमेंशंस हैं, और टाइम जो है वो टाइम की डायमेंशंस हैं। तो इसकी डायमेंशंस, लेंथ की डायमेंशंस को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है कैपिटल, और टाइम की डायमेंशंस को कैपिटल टी से। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की डायमेंशंस आती हैं वो आती हैं एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन है, और इस तरह आप बाकी सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो आप ना कर सकें। तो यहाँ पे मैं दो जो बेसिक यूजेस हैं डायमेंशंस के वो बता दूं, या डायमेंशनल एनालिसिस के, जैसा कि मैंने उसका नाम लिखा है। और जो पहला है वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये किसी भी इक्वेशन की होमोजीनियटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। होमोजीनिटी ऑफ एन इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जो आप कोई भी लेते हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब ये कि उस इक्वेशन की जो फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे भी वही फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। मेक्स सेंस के अगर आप लेफ्ट साइड पे फोर्स लिख रहे हैं तो राइट साइड पे भी इसका मतलब है कि फोर्स ही आनी चाहिए। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आप नाइन्थ में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, यानी इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पे सेम क्वांटिटीज हैं। तो लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशंस ये मैं पहले लिख चुका हूँ। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एल टी माइनस वन। राइट साइड पे पहली टर्म वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशंस अगेन सेम होगी, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशंस यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो
एक्सेलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस मैंने निकाली हैं पहले ही, तो मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी है एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि टी होता है। तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगर लिख दूँ तो वो बन जाएंगी एल टी माइनस टू, और उसके साथ टाइम आ रहा है जिसकी डायमेंशन टी होती है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन इक्वल्स बी एल टी माइनस वन। और यही वो बात है जो मैं कर रहा था कि इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे भी हर टर्म में वही क्वांटिटी आनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि एल टी माइनस वन हर क्वांटिटी में आ रहा है, हर टर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर होमोजीनियस है। जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है वही फिजिकल क्वांटिटी राइट साइड पे भी है। या फिर इंटरेस्टिंगली आप इसको राइट साइड को ऐड कर दें तो टू टाइम्स एल टी माइनस वन, तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट और राइट साइड जो है वो दोनों बराबर हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो टू है वो हमें पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ये लिख दें एल टी माइनस वन इक्वल्स टू टाइम्स एल टी माइनस वन, तो यहाँ से हम ये तो देख सकते हैं कि इधर अगर वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं तो इधर भी वेलोसिटी की डायमेंशंस ही हैं। लेकिन ये जो फैक्टर ऑफ टू है ये कहाँ से आया, ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता। ये इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता। इसको मैं अभी मजीद अगली एग्जांपल में, जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैं लेने वाला हूँ, उसमें भी इसको वाजे करता हूँ। तो हमारे पास जो दूसरी मिसाल है, दूसरा इसका यूज है, यूं कह लें, और वो है ड्राइविंग डिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप, डिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है ये। आपने शायद एफएससी में पढ़ा हो कि आपको बताया जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पॉसिबली डिपेंड कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये बताया जाता है कि जो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो जी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, और कुछ कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप ये चीजें गेस भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो मिसाल करने वाला हूँ मैं उसमें गैस ही करूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लॉ है जिसको कैपलर लॉ कहते हैं। कैपलर थर्ड लॉ एक्चुअली कहते हैं उसको। उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि कैपलर्स कैपलर्स थर्ड लॉ। और कैपलर साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था, तो ये तीसरा उसका लॉ था। और ये लॉ हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये लॉ ये कहता है कि ये अगर हमारे पास सन है तो जो हमारे सितारे हैं, सियारे हैं, जैसे जमीन भी है, वो सारे इसके गिर्द दायरों में घूमते हैं। दायरे नहीं है, इलिप्सेस हैं, लेकिन वो इस तरह घूमते हैं। तो सन ये कहता है कि अगर फर्ज करो ये हमारे पास अर्थ है, सॉरी केपलर का तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर ये अर्थ है हमारे पास, ब्लू जो है ये घूम रही है, और इनके दरमियान फासला जो है लेट्स से वो आर है, और मैं अब ये कंसीडर कर रहा हूँ आसानी की खातिर, आप इस केपलर लॉ को पढ़ेंगे इसी कोर्स में आगे चल के, लेकिन अभी ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है और ये फासला जो है ये आर है और कांस्टेंट रहता है। तो केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है इसका वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। टाइम पीरियड स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इस फासले के क्यूब के। तो ये रिलेशन मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ और ये देखना चाह रहा हूँ कि हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि हमें कुछ गैस करने की ज़रूरत है कि जो टाइम पीरियड है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और यही वो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि इसमें आप खुद से गैस कर सकते हैं। और अगर आपका गैस गलत है, मिसाल के तौर पे आप गैस करते हैं कि टाइम पीरियड जो है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये आर क्यूब के बराबर प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है, लेकिन अगर आप ये गैस करते हैं कि इसके बराबर नहीं होता,
तो जब आप इवेंचुअली ड्राइव करेंगे इस डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए, तो आप देखेंगे कि वो डिपेंडेंस जो है, अगर वो गलत है तो वो शो ही नहीं होगी फाइनल रिजल्ट में। सो इट्स वेरी पावरफुल टूल। मिसाल के तौर पे, अब मैं ये कहता हूँ कि आप सोचें कि ये जो है टाइम पीरियड जो है, टी जो है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इस सयारे का, जमीन का टाइम पीरियड जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है जब ये सूरज के विरुद्ध चक्कर लगाता है। तो पहली बात तो आपके जहन में यही आएगी कि ठीक है, अगर जमीन जो है वो सूरज से कुछ फासले के ऊपर है तो इसका मतलब है कि उस फासले के ऊपर इसको डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है इस फासले आर के, और डायमेंशनल एनालिसिस जो मेथड है वो ये कहता है कि ये आर पावर सम नंबर जो है वो ए है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये ए, यही वो नंबर्स हैं जिनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखें, जो आर है, अब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास आर आए, ये भी तो हो सकता है कि आर स्क्वायर आ जाए, या आर क्यूब आ जाए, या आर पावर 3/2 आ जाए। ठीक है, तो उन पावर्स को इवेंचुअली, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको देखने के लिए हम इनकी कुछ पावर्स लेते हैं और उन पावर्स को फिर कैलकुलेट करते हैं, और यही वो मेथड है जिसमें हम रिलेशनशिप रिड्यूस करते हैं। उसके बाद अब सोचते हैं कि अब देखें, जमीन और सूरज जो है ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके कुछ मैसेज भी हैं, तो हो सकता है ये मैस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि चलें जी, ये टाइम पीरियड हो सकता है मैस के ऊपर भी डिपेंड करता, तो आप इसको एम पावर बी लिख लेते हैं। फिर आप मजीद सोचते हैं, आपको शायद कुछ इल्म हो कि इनमें कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, या आपको न्यूटन का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसका पता है, आप गैस करते हैं कि हो सकता है ये उस पे भी डिपेंड करता हो, तो आप क्या लिख लेते हैं फर्दर, जी पावर सी भी लिख लेते हैं। तो इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब जो मजे की बात है, आप इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज देख सकते हैं, अपनी मर्जी से और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल रिजल्ट से खत्म हो जाते हैं, यानी उनकी पावर्स जो है वो जीरोज आ जाती हैं, और समथिंग पावर जीरो जो है वन हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको इसी तक लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस लिखनी है। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ ऊपर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, तो ये भी तो एक इक्वेशन की फॉर्म है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन असल में ये एक इक्वेशन ही है ना, तो इसको होमोजीनियस होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड की जो डायमेंशंस हैं वो राइट साइड की डायमेंशंस के बराबर आनी चाहिए। तो हमें टाइम की डायमेंशंस चाहिए, जो हमें पता है टी है। हमें आर लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशंस हमें पता है। मैस जो है वो मैस है, और मैस की डायमेंशंस कैपिटल एम है, हमें पता है। जी जो है इसकी डायमेंशंस हमें पता नहीं है, और जी की डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं इस इक्वेशन को वन कह लूँ, तो अब जी की डायमेंशंस हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि वो जो रिलेशन न्यूटन्स का है ग्रेविटेशनल वाला, वो क्या है, जी टाइम्स mass of first object mass of second object डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जी की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो जी की डायमेंशंस आएंगी वो बनेगी फोर्स की डायमेंशंस आर स्क्वायर्ड डायमेंशंस डिवाइड बाई mass स्क्वायर्ड डायमेंशंस। तो हम लिख सकते हैं फोर्स जो है वो मैस टाइम एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस ये मैंने ऊपर निकाली हैं, ये वाली यहाँ पे मौजूद हैं, लेंथ टाइम्स t-2। और इसको अगर हम मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स की डायमेंशंस बन जाएंगी, यानी ये डायमेंशंस बन जाएंगी m l t-2। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशंस हैं, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की डायमेंशंस हैं एल स्क्वेयर्ड, जो आर स्क्वेयर की जगह पे आ गया, और एम स्क्वेयर्ड डिनोमिनेटर में मैस की डायमेंशंस। तो यहाँ से हमारे पास जो जी की डायमेंशंस हैं वो बन जाएंगी m-1, क्योंकि नीचे स्क्वेयर्ड है, ऊपर +1 है, तो m-1 एल क्यूब और t-2। तो ये हमारे पास जी की डायमेंशंस आ गई। तो अब हम इसको इक्वेशन वन में पुट कर सकते हैं। जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास t प्रोपोर्शनल आएगा, t प्रोपोर्शनल आएगा r
अरे चले, अब हम इसको इक्वेशन वन को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये यूं होना चाहिए कि टी की डायमेंशंस प्रोपोर्शनल होनी चाहिए आर की डायमेंशंस पावर ए मल्टीप्लाइड बाई मैस की डायमेंशंस पावर बी और जी की डायमेंशंस पावर सी। तो ये इक्वेशन बनती है। आर जो है वो लेंथ है, तो ये बन जाएगा इसको इधर नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे टाइम की डायमेंशन भी चाहिए। तो ये टाइम जो है ये इसकी डायमेंशन टी होती है, तो ये प्रोपोर्शनल आएगा। आर की डायमेंशन लेंथ होती है, तो एल पावर ए। मैथ की डायमेंशंस एम होती हैं, तो ये एम पावर बी। और जी की डायमेंशंस जो हैं वो हैं एम एल, एम पावर -1, एल पावर 3 एंड टी पावर -2। और ये होल जो है इसकी पावर क्या है, सी है। सही है। तो इसको हम एक स्टेप में अगर खोल के लिखते हैं तो ये बन जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू, अब जरा गौर करें यहाँ पे, एल पावर ए मल्टीप्लाइड बाई एल पावर 3 सी। तो ये बन जाएगा एल पावर ए प्लस 3 सी, एल पावर ए प्लस 3 सी। उसके बाद हमारे पास है जी एम पावर बी और एम पावर -सी, यहां से आएगा तो ये बन जाएगा एम पावर बी माइनस सी, एम पावर बी -सी। और फाइनली टी पावर -2 सी है, टी पावर -2 सी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है। अब इसके बाद सिंपल सा रूल है कि हमने दोनों साइड्स पे जो एक जैसी बेसिस हैं उनकी पावर्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट पे देखें तो हमारे पास टाइम है और टाइम की पावर 1 है, और इधर राइट साइड पे टाइम की पावर जो है वो क्या है, -2 सी। तो जब टाइम की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 = -2 सी, और यहाँ से फौरन फौरन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि आप फार्मूला गेस करते हैं कि वो किन चीज़ों के ऊपर, कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर सकती है, फिर उनकी डायमेंशंस लिखते हैं। और फिर डायमेंशनल एनालिसिस से ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं पावर में, उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हैं, जो मैं अब सी की कर चुका हूँ। अब बी लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैस या टाइम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम मैस की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे जो है वो एम पावर बी माइनस सी है, जिसका मतलब है कि 0 किसके बराबर आ जाएगा, B-C। तो यहाँ से जो B है वो C के इक्वल आ जाएगा, यानी -1/2 के। तो ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। लेट मी कंफर्म कि ये सही आई है जी। और फाइनली जब हम लेंथ की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे, इधर ये है, लेफ्ट साइड पे कोई लेंथ नहीं है, तो अगेन लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 आएगी, और राइट साइड पे आएगा A+3 सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2, क्योंकि सी जो है वो 1/2 के बराबर है। तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। तो अब हम इन वैल्यूज को वापस इस पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है, आर पावर ए थी, तो आर पावर हमारे पास था ए यहाँ पे, और ए की वैल्यू हमने फाइंड की है -3/2। तो ये बन जाएगा -3/2। उसके बाद एम पावर बी थी, और एम को हमने, बी को हमने फाइंड किया है -1/2। और फाइनली सी पावर जो है वो -1/2 है, और ये जी पावर -1/2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√Gm इंटू
आर पावर माइनस 3/2। ये 3/2 होना चाहिए। क्यों -3/2 है? अम, जी हाँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। ये -3c है, और c जो है वो -1/2 के बराबर है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये +3/2 बन जाएगा। तो आर पावर +3/2 है, तो ये +3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर पावर 3/2। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है टाइम पीरियड का। और इसमें अगर आप देखें तो इस कांस्टेंट को अगर हम इग्नोर कर दें, तो ये वही फार्मूला है जो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। और वो कांस्टेंट जो है वो गालिबन 4 पाई का स्क्वायर रूट होता है। जो अब आप जब आप जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर मैकेनिक्स की कोर्स में, तो आपको पता चल जाएगा। तो और ये एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है डायमेंशनल एनालिसिस में, कि आपको ये प्री साइज फार्मूला नहीं देता, बल्कि डिपेंडेंस देता है फिजिकल, किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कोई एक क्वांटिटी डिपेंड कर रही होती है। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके बारे में ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताता। तो मेरे ख्याल में जो एग्जैक्ट फार्मूला है, अगर मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ, वो मेरे ख्याल में ये है: T = 4 पाई डिवाइडेड बाई GM आर T² इक्वल्स R⁻3। ठीक है। गलबन इस तरह का फार्मूला है जो एग्जैक्ट है। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पावर का, कॉन्स्टेंट्स का पता नहीं चलता। ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इसके अलावा ये हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो प्रीसाइजली बता देता है। तो ये हमने शो कर दिया है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो R³ के बराबर होता है। यानी वो फासला जो सूरज और किसी भी प्लेनेट के दरमियान में होता है, उसके क्यूब के बराबर होता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है डायमेंशनल एनालिसिस का। यानी इसको हम यूज करके फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं, पॉसिबल फार्मूलाज, या एटलीस्ट डिपेंडेंस ड्राइव कर सकते हैं।